हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एरिया की, जिसमें हम पहला जो आपकी पहली डिसेबिलिटी लेंगे वो लेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ। हाँ जी, तो हम बात करेंगे आज ASD की। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात हम शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने सिलेबस में जो आपका KVS टायर 2 का सिलेबस है उसमें TGT और PRT दोनों में कुछ कॉमन उनको लिया है टॉपिक्स को। ऐसे ही डिसेबिलिटी स्पेसिफिक वाला पर जो पार्ट है उसमें भी डिसेबिलिटी जो है उनकी जानकारी होना लगभग कॉमन ही है। TGT में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और PRT दोनों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है डिसेबिलिटी स्पेसिफिक से। यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी जो आप जानती हैं कि RPWD एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटीज है, तो उन 21 डिसेबिलिटीज में से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जिनमें प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि उनका अगर आप पढ़ेंगे भी तो 1 पेज या 2 पेज उसमें पूरे नोट्स ही कंप्लीट हो जाते हैं उन डिसेबिलिटीज के। तो हम कोशिश करेंगे कि जो डिसेबिलिटीज इम्पोर्टेंट हैं और जो मेन है इस एग्जाम की उन पे फोकस किया जाए, और आपको डिसेबिलिटी स्पेसिफिक वाला पार्ट जो है वो एक कंप्रहेंसिव वे में, जो व्यापक रूप में आपको प्राप्त हो। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक PDF बनाई है। मेरे पास पुराने कुछ नोट्स थे, मैं पढ़ाता हूँ उसके भी नोट्स थे, जब पढ़ा था उसके भी नोट्स थे। तो उसको लेके एक जो ऑटिज्म को लेके, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेके जो मेरे पास नोट्स थे उनको कंपाइल करके मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ। और ये PDF जो है काफ़ी लंबी है। आप अगर एक्चुअल नोट्स को देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 65 पेज है इस PDF में। तो आपको ऑटिज्म पढ़ने के लिए 65 पेजेस को पढ़ना है ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आप देख रहे हैं कि जहाँ मैंने लिखा है कि एक जगह हिंदी में लिख दिया है मैंने कि ऑटिज्म एक स्नायविक स्थिति है जो समाजीकरण, संप्रेषण, भावनाओं की अभिव्यक्ति, विचार प्रक्रिया, भाषा एवं वाणी, खेल व्यवहार तथा संवेदी अनुभवों को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे फिर उसको जैसे ही वो हिंदी में लिखा हुआ है वैसे ही उसको ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश में। ऑटिज्म मीन्स ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन विच अफेक्ट सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, थॉट प्रोसेस, लैंग्वेज एंड स्पीच, बिहेवियर, सेंसरी एक्सपीरियंसेस फॉलोड बाय रिपीटेटिव रिजिडिटी एंड रियलिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो मेरा कहने का मतलब नोट्स तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनमें आपको अच्छे से समझ आए, और मेरी कोशिश भी यही थी, मेहनत भी यही थी कि बाइलिंगुअल रखा जाए। लगातार मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आप इंग्लिश वालों के लिए कुछ कीजिए, इंग्लिश वालों के लिए कर दो, तो हिंदी वाले कहते हैं कि सर थोड़ा हिंदी में ही रहना चाहिए। तो मेरी कोशिश पूरी ये है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है समान रूप से बाइलिंगुअल रखने का प्रयास हो, और जो आपकी डेट टायर 2 की KVS के लिए जो नज़दीक आ रही है उसके लिए आप एक जो है तैयारी का शुरुआत कर सकें। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसमें 65 पेज हैं इन नोट्स में, और यहाँ पे फिर मैंने PPT बना दी इनको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये PPT भी है। तो PPT में 18-19 पेज रखे हैं मैंने, ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ को समझ सकें। अब देखिए जिसमें मैं बता रहा हूँ कि जो आपके पेज हैं 65, तो आपको 65 पेज नहीं पढ़ रहा। पहले तो ये समझिए कि 65 नहीं, ये पेज इसके आधे कर दीजिए, क्योंकि इसमें दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन है। तो आपको क्या करना है कि ये पेज से नहीं डरना है कि 65 पेज हैं, 30 पेज के करीब ही है, और 30-32 पेज होंगे। और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है, देखिए एक अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो उसमें डिसेबिलिटी स्पेसिफिक पार्ट में उसमें लिखा हुआ है कि जिस RCI रजिस्ट्रेशन से आपने डिसेबिलिटी की है, तो एक तो हो गया कि जिन लोगों ने ऑटिज्म से डिसेबिलिटी की है, ASD से की है, ठीक है, जो है अपने डिप्लोमा लेवल पे ASD ब्रांच ली थी, ठीक है। तो उन लोगों के लिए तो ये 65 जो 30-32 पेज हैं उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका पूरा जो आने वाला है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, वो आने वाला है पार्ट 4 जो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक है, वो आने वाला है ASD से, ठीक है। साथ ही जो कॉमन सारी डिसेबिलिटी से आने वाला है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पार्ट में है TGT में, ठीक है। तो वहाँ से आने वाला है वो सारी डिसेबिलिटी से आएगा, लेकिन जो मेन उनका फोकस रहने वाला है वो कहाँ रहने वाला है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर। तो जिन लोगों ने DED जो ऑटिज्म से किया है, तो उन लोगों के लिए तो ये सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके
जो है पेपर में इसी को फोकस करके आएगा। लेकिन जिन लोगों ने दूसरे किसी जैसे आईडी से किया है किसी ने, तो आईडी वाले को आईडी का ज़्यादा पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि उसके जो भी पार्ट 4 के क्वेश्चंस होंगे वो आईडी से रिलेटेड होंगे, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक होंगे। साथ ही जो आईडी वाला जो बाकी डिसेबिलिटीज को क्यों पढ़ना चाहिए? 1 2 3 जो 3 पार्ट हैं आपके चौथे पार्ट से ऊपर, तो उसमें सारे डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक इंक्लूसिव माहौल रखने की कोशिश रहेगी। इस एग्जाम का पैटर्न जो है वो यही कहता है, ठीक है। और हम शुरुआत करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। तो इन नोट्स में से बाहर से तो कहीं नहीं आएगा, इतना समझ लीजिए। और मेरी कोशिश है कि ये जो है आपको अच्छे तरीके से जो है प्रोवाइड कर दिए जाए। तो यहाँ पे हम पीपीटी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑटिज्म क्या है? ये एक पर्सपेक्टिव में वो ले रहा हूँ कि आपने एएचडी वालों ने मतलब एएचडी से नहीं किया, ये आपने किया आईडी से, डीएड या फिर एचआई से, ठीक है। तो आपको ये कैसे पढ़ना है? ये इतना डीप में नहीं पढ़ना जितना जिसने एएचडी से की है, उसको बहुत डीप में पढ़ना है ऑटिज्म को, ठीक है। आपने अगर किसी दूसरे से किया तो आपको केवल एक इंट्रो चाहिए, सामान्य चीजें जो आपको जानकारी होनी चाहिए एज ए स्पेशल एजुकेटर, वो चीजें आपको पढ़ानी है। तो ऑटिज्म को हम शुरू करें तो ऑटिज्म एक स्नायविक स्थिति है। स्नायविक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरोलॉजिकल। मुझे पता है कि हिंदी में ये समझ में नहीं आएगा, तो आप न्यूरोलॉजिकल से समझ सकते हैं। ऑटिज्म एक स्नायविक स्थिति है जो सामाजिकरण, संप्रेषण, भावनाओं की अभिव्यक्ति, विचार प्रक्रिया, भाषा, वाणी, खेल और व्यवहार और संवेदी अनुभवों को प्रभावित करती है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं कि ऑटिज्म के जो 3 प्रमुख जो लक्षण हैं वो कहाँ दिखते हैं? अभिव्यक्ति में, भावनाओं की अभिव्यक्ति में, इमोशनल एक्सप्रेशन में, विचार प्रक्रिया में, थॉट प्रोसेस में, भाषा, लैंग्वेज, वाणी स्पीच, खेल व्यवहार, प्ले बिहेवियर एवं संवेदी अनुभव यानी कि आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस। 3 लक्षण होते हैं प्रमुख ऑटिज्म के। वो कौन कौन से होते हैं? आपका पहला होता है सामाजिक संपर्क में कमी, ठीक है, लेस सोशल इंटरेक्शन। आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ये किसकी मतलब किसके अनुसार ये 3 लक्षण है। लेस सोशल इंटरेक्शन। दूसरा होता है रिपीटेटिव बिहेवियर, पुनरावृत्ति करता है वो व्यवहार की, कोई भी चीज अगर करने में लग गया या बोलने में लग गया तो वो उसको बोलता रहेगा। तीसरा होता है आपका लेस स्पीच स्किल्स, यानी कि उसके जो भाषा होगी वो बहुत ही मतलब आपको दिखेगी नॉर्मली नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हम ऑटिज्म के टाइप पढ़ेंगे। तो आप किसी किसी टाइप में देखेंगे कि जो स्पीच वाला पार्ट है वो बच्चे के अंदर उपस्थित रहता है, यानी कि स्पीच भी उसके अंदर होती है। लेकिन हम ओवरऑल एएचडी एक जो है आप समझिए एक अम्ब्रेला जो वो है अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। क्यों है अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट? क्योंकि इसके अंदर एएचडी के अंदर आपकी तमाम डिसेबिलिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं और उन डिसेबिलिटीज के अपने अपने लक्षण होते हैं, डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर, ठीक है। हम ये भी समझेंगे कि एएचडी आपकी डिसेबिलिटी है या नहीं। हालांकि 21 डिसेबिलिटी जो आपकी 2016 में आई हैं उनमें एएचडी शामिल है, ठीक है। और एएचडी 1995 वाली जो पीडब्ल्यूडी एक्ट वाली जो आपकी वो थी, पीडब्ल्यूडी एक्ट में डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया था, तो इसमें 7 डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया था, ठीक है, 7। और इन 7 डिसेबिलिटीज में एएचडी शामिल नहीं थी। एएचडी इन 7 डिसेबिलिटीज में शामिल नहीं थी। एएचडी को शामिल किया गया 1999 में। और ये कब शामिल किया गया? एक एक्ट आया था, एंटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट में 4 डिसेबिलिटीज थी। सेरेब्रल पाल्सी भी आपकी पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल नहीं थी। नेशनल ट्रस्ट एक्ट में आपकी सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन हालांकि पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी शामिल थी। तो लेकिन ये जो एंटी एक्ट था ये इन 4 डिसेबिलिटीज को फोकस कर रहा था। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपकी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसको जो है 1999 में डिसेबिलिटी के रूप में मान्यता मिली इंडिया में, ठीक है। अब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे इसमें, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑटिज्म में बिहेवियर पैटर्न कैसा रहता है, यानी कि आप किसी ऑटिज्म वाले बच्चे को सामान्य रूप से कैसे पहचान सकते हैं। ऑटिज्म में दोहराव, कठोरता और अनुष्ठानिक व्यवहार पाए जाते हैं। अनुष्ठानिक व्यवहार क्या होते हैं? रिचुअलिस्टिक पैटर्न, यानी कि अभी आप समझेंगे क्या होते हैं। ऑटिज्म शोज रिपीटेटिव, रिजिड एंड रिचुअलिस्टिक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। जैसा मैंने आपको बताया था कि सामाजिक संप्रेषण में कमी रहती है, सोशल इंटरेक्शन में कमी रहती है। जब भी वो किसी बच्चे किसी से बात करने की कोशिश करता है तो वो जो तारतम्य होता है बातचीत का, वो नहीं बैठ पाता। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही होती है। दूसरी होती है आपकी स्पीच जो होती है वो सही से डेवलप नहीं हो पाती ऑटिस्टिक बच्चे की। मैंने बताया था आपको डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स होते हैं उनको बच्चा अपनी उम्र से बाद में अगर पूरा करता है तो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का डिले होना उसकी डिसेबिलिटी का कारण होता है। तो ऐसे ही जब हम ऑटिस्टिक बच्चे की भी केस हिस्ट्री लेते हैं तो सबसे पहले हम जो स्क्रीनिंग करते हैं वो इन्हीं लक्ष्यों के आधार पे करते हैं कि इसने पूरी तरीके से डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अपने डेवलपमेंटल जो प्रक्रिया थी उसमें पाया नहीं या नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, अब मैंने जैसे बताया आपको ऑटिज्म की बात हो रही है और पूरा नाम क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि अब इसमें स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब है, स्पेक्ट्रम शब्द ऑटिज्म से संबंधित विकारों में लक्षणों की तीव्रता और उनकी व्यापक श्रेणी को दर्शाता है। ठीक है, ऑटिज्म से संबंधित विकारों में, जैसे मैंने बताया था कि ऑटिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके साथ और भी जो है आपकी कंडीशंस जुड़ जाती हैं, जैसे कि आपका हेस्पर्जर सिंड्रोम है, ठीक है, रेट सिंड्रोम है, तो ये इसके साथ साथ जुड़ने वाले विकार हैं। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जो विकार हैं उनकी तीव्रता यानी कि सीवियरिटी कितनी है, लेवल कितना है उनका, और उनकी व्यापक श्रेणी क्या हो सकती है उसको दर्शाता है, तो उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, और इसीलिए इसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि जो अम्ब्रेला टर्म है वो इस नाम से पूरा हो रहा है, स्पेक्ट्रम से। मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का अर्थ ऐसी बीमारी है जो सामान्य शारीरिक या मानसिक कारण को बाधित करती है। मैंने आपको एक जो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी का वीडियो आया था सबसे पहले, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें क्लियर की थी, जैसे इम्पेयरमेंट क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होती है और हैंडीकैप्ड होना क्या होता है। इन तीन चीज़ों में जो मैंने डिसऑर्डर को शामिल नहीं किया था। डिसऑर्डर को आप इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि इसको हम पूरी तरीके से अलग से पढ़ेंगे। आप जानते हैं SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है उसमें हम कई सारी डिसऑर्डर को पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्मार्फिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, तमाम डिसऑर्डर्स को पढ़ने वाले हैं। तो उनको जब पढ़ेंगे तो हम शुरुआती डिसऑर्डर की डेफिनेशन से करेंगे, तो उसमें और अच्छे से देखेंगे। डिसऑर्डर होता है विकार और डिसेबिलिटी होती है आपकी पूरी तरीके से हानि, जो क्षति हो जाती है किसी अंग की, तो वो होती है। ठीक है, डिसऑर्डर का अर्थ ऐसी बीमारी है जो सामान्य शारीरिक या मानसिक कारण को बाधित करती है। बाधित करती है मतलब कि डिस्टर्ब करती है आपकी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ESD ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक जटिल विकासात्मक स्थिति है। जटिल विकासात्मक स्थिति है, डेवलपमेंटल कंडीशन जो कैसी है आपकी, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जटिल विकासात्मक स्थिति है, यानी कि सबसे प्रमुख इसमें कहाँ बदलाव देखने को मिलते हैं? आपकी विकासात्मक अवस्थाओं में। ठीक है, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया, वाणी, सामाजिक अंतःक्रिया मैंने जैसे बताया आपको, सोशल इंटरेक्शन, वाणी यानी कि स्पीच, और अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और दोहराव वाले व्यवहार में स्थायी कठिनाई होती है। दोहराव वाले व्यवहार मतलब रिपीटेटिव बिहेवियर, एक काम को करने में लग जाता है तो वो लग जाता है उसी में, आप कितना भी उसको कहें कि आवाज़ दें, आवाज़ों को भी ध्यान नहीं देता, तो वो होता है दोहराव वाले व्यवहार। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। आप ये डेफिनेशन इसको इम्पोर्टेंट इसलिए समझिए क्योंकि जैसे मैंने बताया ESD एक अम्ब्रेला टर्म है, तो इस डेफिनेशन से निकलकर जितने भी आपको करेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, जिनमें आपका सामाजिक अंतःक्रिया हो गया, वाणी हो गई, शाब्दिक संप्रेषण हो गया, दोहराव वाले व्यवहार हो गए, तो इनसे निकलते हुए तमाम जो एसोसिएटेड कंडीशंस होंगी वो जुड़ेंगी और उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबिलिटी इन ESD। तो ESD के प्रभाव और लक्षणों की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है।
प्रभाव और लक्षणों की जो तीव्रता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। यानी कि आप कॉमन ये नहीं कह सकते किसी व्यक्ति को एएचडी है तो वो उसको आप बता दें कि इसमें ये लक्षण तो आपको दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति में जिसमें भी एएचडी है उसमें प्रभाव यानी कि उसकी जो मतलब सीवियरिटी है वो, और तीव्रता यानी कि कितना वो जो है अफेक्ट कर पाएगा उसको, तो ये एएचडी के जो कॉजेज पे और कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि उसकी जो है कौन से टाइप का एएचडी है, उसको कौन से टाइप का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये वेरिएबिलिटी इन एएचडी है। नेक्स्ट हम पर है डिसऑर्डर अर्लियर इंक्लूडेड इन एएचडी। तो जो डिसऑर्डर्स एएचडी में इंक्लूडेड हैं, ठीक है, एएचडी अम्ब्रेला टर्म, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एएचडी अम्ब्रेला टर्म। तो एएचडी में ऑटिज्म, एस्पर्जर सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, रेट सिंड्रोम और PDD-NOS शामिल थे। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो कि आपके नॉन पर ASD ऑटिज्म एस्पेक्ट CDD रेट सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेंजेस करने की ज़रूरत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं कर दूंगा। लेकिन एएचडी में ऑटिज्म, एस्पर्जर सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, रेट सिंड्रोम, PDD-NOS शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ें परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, PDD क्या होता है। तो PDD सामाजिकता और संप्रेषण कौशल के विकास में विलंब से संबंधित विकारों का समूह है। सामाजिकता, सोशलाइजेशन और संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, जो उनमें विकास में विलंब, जो डेवलपमेंटल डिले होता है, तो उसके संबंधित विकारों का समूह है। अब यहाँ पे स्पीच की यानी कि रिपीटेटिव बिहेवियर की बात नहीं हो रही है, और स्पीच की बात नहीं हो रही है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की बात हो रही है, और सामाजिकता यानी कि सोशलाइजेशन की बात हो रही है। तो PDD क्या है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है। ऑटिज्म का मैंने अभी आपको बताया, ऑटिज्म से संबंधित जो कंडीशंस होती हैं उनमें जो ऑटिज्म में कौन कौन सी कंडीशन शामिल हो जाती हैं। तो ऑटिज्म में एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑटिज्म, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, रेट सिंड्रोम और PDD-NOS, ये 4 है। ठीक है, आपके एस्पर्जर सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर 2, रेट सिंड्रोम 3 और PDD-NOS ये 4 है। ठीक है, और ऑटिज्म एक अलग से हम पढ़ लेंगे कि ASD में ऑटिज्म को हम अलग से पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये क्या होता है। PDD होती है आपकी सामाजिकता और संप्रेषण कौशल के विकास में विलंब से संबंधित विकारों का समूह है। तो यहाँ पे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नाम से ही क्लियर है, सामाजिकता और संप्रेषण कौशल, सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इसमें अफेक्ट रहते हैं। ऑनसेट ऑफ ऑटिज्म, ऑटिज्म सामान्यतः जीवन के पहले 3 वर्षों में प्रकट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार एग्जाम में आ भी चुका है DSSM में। ऑटिज्म के जो लक्षण है वो कितने वर्षों में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहले 3 वर्षों में आपके दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑटिज्म टिपिकली अपीयर्स व्हेन द फर्स्ट 3 स्टेजेज ऑफ लाइफ। कोर एरियाज अफेक्टेड इन ऑटिज्म, जो आपके ऑटिज्म में कोर एरिया जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, वो होते हैं आपके सामाजिक अंत्यक्रिया, शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और इंद्रियों का कार्य। इंद्रियां कौन सी होती हैं आपकी, कान, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती हैं, और उपयुक्त व्यवहार यानी कि डिजायरेबल व्यवहार बिहेवियर। ठीक है, तो इनमें कमी दिखती है, तो यही आपके कोर एरिया हो जाते हैं जो ऑटिज्म के। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेंसरी फंक्शनिंग एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आर अफेक्टेड। कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, ये कम्युनिकेशन में कैसे बाधा डालता है। संप्रेषण में बाधा, अशाब्दिक संप्रेषण में कठिनाई, आंखों से संपर्क की कमी। तो ये आपके लक्षण हो गए। ठीक है, संप्रेषण में बाधा, अशाब्दिक संप्रेषण में कठिनाई, आंखों से संपर्क की कमी। आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चा, अगर आपने देखा होगा तो मैंने भी स्पेशल स्कूल में देखा है कि जो ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों की ये खासियत होती है, वो आई कांटेक्ट आपका मेंटेन नहीं रख पाते हैं, और आप बात करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत देर तक नहीं रख पाएंगे। ये जैसे मैंने बताया कि ऑटिज्म की तीव्रता, सीवियरिटी ऑफ ऑटिज्म पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि कोई बच्चा बहुत अच्छा संप्रेषण कौशल लेकर भी हो सकता है। हम आगे जब टाइप्स पढ़ेंगे ऑटिज्म में, ये एसोसिएटेड कंडीशंस पढ़ेंगे,
तो उसमें पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज डिफिकल्टीज, अभिव्यक्ति भाषा में विलंब या अभाव। हालांकि जैसे मैंने बताया कि अगर आपने जो डीएड है अपनी डिप्लोमा लेवल पे, अगर एचआई से, वीआई से, एमआर से, इनसे किया है, तो ऑटिज्म का आपको केवल ओवरव्यू लेके चलना है, ठीक है। यानी कि ऑटिज्म की परिभाषा, ऑटिज्म के लक्षण, ऑटिज्म के जो सामान्य जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, वो ऑटिज्म के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और जो है रोज दैनिक जीवनचर्या में अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसको आप मैनेज कैसे कर पाएंगे, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। लेकिन अगर आपने एएचडी से ही की है जो है डीएड या बीएड, तो फिर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसको ही स्पेसिफाई करते हुए आएंगे, ठीक है। लैंग्वेज डिफिकल्टीज कौन सी होती हैं? अभिव्यक्ति भाषा में, अभिव्यक्त भाषा यानी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में विलंब या अभाव, ये लैंग्वेज डिफिकल्टी होती है। विलंब यानी डिले, या फिर अभाव यानी कि होती नहीं है पूरी तरीके से। असामान्य स्वर, असामान्य स्वर मतलब कि कभी तेज बोलता है, कभी कम बोलता है, तो एक रस आवाज, ठीक है। ऑड पिच एंड मोनोटोन स्पीच। मोनोटोन स्पीच मतलब जब बोलना स्टार्ट कर रहा है तो आप देखेंगे कि वो खुद ही बोलना एंजॉय इतना कर रहा है कि आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज डिफिकल्टीज होती हैं। संप्रेषण में क्या होता है कि मैं और आप जब बातें करते हैं तो दूसरों एक दूसरे को मौके देते हैं, लेकिन जब संप्रेषण में कमी होती है तो एक व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है कि दूसरा जो मेरे सामने है उसको भी बोलने का मौका दिया जाए। तो ये अभिव्यक्ति जो भाषा होती है उसमें लैंग्वेज डिफिकल्टी होती है एएचडी वाले बच्चों को। स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? इकोलालिया और दोहरापूर्ण बोलने की शैली, सीमित शब्दावली, ठीक है। इकोलालिया आपका स्पीच डिसऑर्डर होता है, दोहरापूर्ण बोलने की शैली, रिपीटेटिव स्पीच पैटर्न एंड रेस्ट्रिक्टेड वोकेबलरी यानी कि सीमित शब्दावली, ये आपके स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी, सहपाठियों के साथ खेलने में कठिनाई होती है। अभी हमने स्पीच पढ़ा था, लैंग्वेज पढ़ा था, ठीक है। सोशल में कौन सी होती है कि सहपाठियों के साथ खेलने में कठिनाई होती है, सामाजिक नियम नहीं समझ पाता है, तो ये सोशल डिफिकल्टी होती है उसकी, ठीक है। बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? रूटीन पर अत्यधिक जोर, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, यानी कि जो काम वो डेली रूटीन पे कर रहा है ना, वो खुद उसी को करना ही इंजॉय कर रहा है। अगर आप उसमें मॉडिफिकेशन करने की ट्राई कर रहे हो, मान लो बच्चा अगर अनडिजायरेबल बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है, अवांछनीय व्यवहार दिखा रहा है, तो उसको आप सही करने की कोशिश करते हो, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो, तो उस पर वो बच्चा बहुत ज्यादा विरोध करता है, ठीक है। परिवर्तन अगर आप करोगे तो उस पर प्रतिरोध करेगा। तो ये रूटीन पर अत्यधिक जोर देते हैं, यानी कि जो डेली लाइफ में वो करते आ रहे हैं उनको बहुत मजा आता है उन चीज़ों को करने में। जैसे किसी बच्चे को देखोगे, कोई भी ऐसा गाना जो मतलब कहीं भी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उस बच्चे को बहुत पसंद आ गया। अब आप जब ऑटिस्टिक बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, अब आप जब कभी भी वो गाना उसके आसपास बजाओगे तो उसका सारा ध्यान उस गाने पे आ जाएगा, और फिर आपसे जिद करेगा कि भाई यही वाला गाना चाहिए, मुझे यही वाला गाना चाहिए। तो ये उसके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। रिपीटेटिव बिहेवियर कैसे करता है? जैसे हाथ फड़फड़ाना, ठीक है, झूलना, पंजों के बल चलना, ठीक है। तो ये आपका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। ऑटिस्टिक बच्चा जो है स्विंगिंग बहुत एंजॉय करता है। आपने देखा होगा जब अगर आपने डीएड को रेगुलर किया है तो आपने देखा होगा कि ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं वो झूलना बहुत पसंद करते हैं। उनको एक थेरेपी दी जाती है जिसको कहते हैं स्विंग थेरेपी। ये उसके जो है आवेग को कम करती है। तो ये रिपीटेटिव बिहेवियर में आता है कि उसको ये व्यवहार करना पसंद आता है, जैसे कि हाथ फड़फड़ाना उसको पसंद आता है, पंजों के बल चल रहा है ये भी उसको पसंद आता है, ठीक है। हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग, वॉकिंग ऑन टिपटोज। सेंसरी इश्यूज कौन से होते हैं? यानी कि इंद्रिया जो इश्यू होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? ध्वनि, स्पर्श, प्रकाश के प्रति अत्यधिक या कम संवेदनशीलता। दिवाली के टाइम पे मैंने एक ऑटिस्टिक बच्चे को देखा है कि वो जब कोई पटाखा जो छूटता था उससे इतना डर जाता था कि उसके सामने अगर आप ताली भी बजाओगे तो वो ताली से भी डर जाता था, ठीक है। उसको इतना कभी आप उससे कुछ एक काम नहीं करवा सकते, लेकिन उसको ये ताली बजाने की धमकी देकर मैं जो पटाखा फोड़ दूंगा ऐसे करके बच्चे करते थे, मैं पटाखा फोड़ दूंगा, तो वो अरे नहीं 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 पटाखा मत फोड़ना ऐसे करके। ये ऑटिस्टिक बच्चे के जो लक्षण मैंने खुद देखे हुए हैं। तो उसका जो है ध्वनि, स्पर्श यानी टच और प्रकाश की प्रति जो अचानक से अगर लाइट आएगी तो वो अत्यधिक संवेदनशील होते हैं उन चीज़ों को लेके,
ठीक है। ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में ये भी कहा जाता है कि हम और आप नॉर्मल जो भाषा सुन रहे हैं, भाषा को बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे अगर साउंड कार के हॉर्न की आ रही है तो मेरा ध्यान तो, आपका ध्यान तो मुझ पे है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे ऑटिस्टिक बच्चा सुनेगा तो मेरे साथ ही, जैसे मुझे सुन रहा है वैसी कार की जो ध्वनि है उसको भी साथ साथ में सुनेगा। तो ये ऑटिस्टिक बच्चे का लक्षण होता है कि एक साथ उनका ब्रेन ये जो है डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सी आवाज़ पे रेस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत ही मतलब कंडीशन खराब होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। और इस ध्वनि स्पर्श प्रकाश के प्रति अत्यधिक या कम संवेदनशीलता होती है, यानी कि आपको अत्यधिक भी दिख सकती है किसी किसी केस में, और कम भी दिख सकती है। प्ले बिहेवियर कैसा होता है उसका, काल्पनिक खेल का अभाव होता है। ठीक है, लैक ऑफ प्रिटेंड टू प्ले एंड अनयूजुअल यूज ऑफ टॉयज, खिलौना का असामान्य उपयोग, यानी कि खिलौना अगर आपने दिया, कार चलानी है तो कार को वो फेंक ही गए, तो ये जो है उसका प्ले बिहेवियर होता है। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ऑटिज्म, ऑटिज्म व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षणिक और दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है, शैक्षणिक जीवन को भी प्रभावित करता है और दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। मैं हिस्ट्री में कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन अपना जीवन उन्होंने जिया है। अभी जो दूसरी पीडीएफ मैं आपके सामने रखूंगा उसमें कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे कि आप एलन मस्क को जानते होंगे, और एलन मस्क भी एक टाइप के ऑटिज्म से पीड़ित है। दुनिया का सबसे ज़्यादा रिच पर्सन जो है वो भी एक टाइप के ऑटिज्म से पीड़ित है। सनी देओल, हालांकि सनी देओल तो शायद डिसलेक्सिया से पीड़ित थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। तो यहाँ पे जो डिटेल नोट्स हैं ये देखिए आप, कि मैंने वही लिखा, ऑटिज्म एक स्नायविक स्थिति है जो सामाजिकरण, संप्रेषण, भावनाओं की व्यक्ति, विचार प्रक्रिया, भाषा, वाणी, खेल, व्यवहार तथा संवेदी अनुभवों को प्रभावित करती है। इसमें दोहराव, कठोरता और अनुष्ठानिक व्यवहार के प्रतीक पाए जाते हैं। रिजिडिटी एंड रिचुअलिस्टिक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, यानी समझाया अभी आपको। स्पेक्ट्रम शब्द ऑटिज्म से संबंधित विकारों के समूह में लक्षणों की तीव्रता और उनकी व्यापक श्रेणी को वर्गीकृत करता है। विकार का अर्थ ऐसी बीमारी से है जो सामान्य शारीरिक या मानसिक कार्यों को बाधित करती है जब कार्यों का निष्पादन सामान्य रूप से नहीं हो पाता। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक जटिल विकासात्मक स्थिति है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया, वाणी एवं अशाब्दिक संप्रेषण तथा सीमित एवं दोहराव वाले व्यवहार में स्थायी कठिनाइयां होती हैं। इसके प्रभाव और लक्षणों की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। ये भी आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति में ऑटिज्म के तमाम जो है अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पीएचडी में ऑटिज्म, एस्पर्जर सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, रेट सिंड्रोम तथा परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड शामिल है। हाँ, तो जो एनओएस पे मैं पहले रुका था, एनओएस जो उसमें लिखा हुआ है, तो एक होता है आपका परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हिंदी में ये परसेसिव लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो इसमें जो होता है, जब आप इस जो एएचडी वाले जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जब वो स्क्रीनिंग करते हैं तो जो स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के थ्रू वो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को जब कहते हैं कि ये इसमें हो सकता है बच्चे में, लेकिन कुछ जो करेक्टरिस्टिक वो ऐसे दिखाता है करेक्टरिस्टिक कि उसमें ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लक्षण तो नहीं दिखते, यानी कि वो चेकलिस्ट तो मैच नहीं होती, लेकिन उसमें होता यही है पीडीडी यानी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, उसको कहते हैं नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो ये उस कैटेगरी में शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप देखें 4 आपके 5 हो गए आपके, एएचडी, एस्पर्जर सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम तथा परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसको नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड भी शामिल है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी पीडीडी उन विकारों के समूह को संदर्भित करता है जिनमें समाजीकरण और संप्रेषण कौशल के विकास में विलंब पाया जाता है। एएचडी को समझने के लिए इसके विभिन्न विकारों की स्पष्ट अवधारणा होना आवश्यक है। If we have to understand ASD, we must take a clear concept on the different disorder of ASD. ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है जो सामान्यतः जीवन के पहले 3 वर्षों में प्रकट होता है। इसके मुख्य अभाव सामाजिक अंतःक्रिया, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, इंद्रियों के कार्य तथा उपयुक्त व्यवहार में होते हैं। एस्पर्जर सिंड्रोम को ऑटिज्म का हल्का रूप माना जाता है। इसके लक्षण कम गंभीर होते हैं। इसका वास्तविक कारण ज्ञात नहीं है, परंतु कुछ आनुवंशिक कारकों को इसका मुख्य कारण माना जाता है। तो वास्तविक कारण कोई पता नहीं लगा पाया अभी तक इसका। एस्पर्जर सिंड्रोम जो होता है
वो ऑटिज्म के भी वास्तविक कारण नहीं पता लग पाते, लेकिन कुछ जो अनुवांशिक, यानी कि आपको पता है ये डिसेबिलिटी आने के दो ही कारण होते हैं कि अनुवांशिकता होती है, एक पर्यावरण होता है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती है वो अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी इफेक्ट करती है। पर्यावरण तो केवल चोट में ही इफेक्ट करता है कि चोट लगने के कारण बच्चे को कोई डिसेबिलिटी आ गई। तो माँ की कंडीशन कैसी है, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। प्रीनेटल हेल्थ उसकी कैसी रही है, या फिर कोई नशा वशा तो नहीं करते, ये तमाम जो चीज़ें होते हैं वो डिसेबिलिटी आने के लक्षण होते हैं। तो एस्पर्जर सिंड्रोम को ऑटिज्म का हल्का रूप माना जाता है। जो एस्पर्जर सिंड्रोम होता है वो उसकी तीव्रता इतनी नहीं होती, सीवियरिटी इतनी नहीं होती, इसके लक्षण कम गंभीर होते हैं। इसका वास्तविक कारण ज्ञात नहीं है, परंतु कुछ आनुवंशिक कारकों को इसका मुख्य कारण माना जाता है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर अथवा हेलर सिंड्रोम। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर को दूसरा नाम क्या है, ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर का पूरा नाम क्या है, हेलर सिंड्रोम। ठीक है, हेलर एक मनोवैज्ञानिक थी जिन्होंने ऑटिज्म पे काम किया था और बहुत अच्छा काम किया था, तो उनके नाम पे ही इसको नाम रख दिया गया है। हेलर सिंड्रोम ऑटिज्म का एक अन्य रूप है जिसमें जीवन के पहले 3 वर्षों तक विकास सामान्य रहता है। यानी कि मैंने ऑटिज्म की जब परिभाषा आपको बताई थी तो ये बताया था कि जो ऑटिज्म के लक्षण होते हैं वो 3 वर्षों में दिखाई दे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर जो ऑटिज्म का ही एक रूप है, ठीक है, उसमें पहले 3 वर्षों तक जो लक्षण है वो सामान्य रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यानी कि 3 वर्ष के बाद। रेट सिंड्रोम मुख्यतः बालिकाओं में पाया जाता है, बालिकाओं में रेट सिंड्रोम पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है कि रेट सिंड्रोम कौन से, मतलब बालक में ज्यादा पाया जाता है या बालिका में पाया जाता है, तथा इसके कारण के रूप में आनुवंशिक उत्परिवर्तन को माना जाता है। इसमें जीवन के विभिन्न चरणों में विकास और ह्रास की अवस्था पाई जाती है, यानी कि आपकी जो भी स्टेज होती है जीवन में डेवलपमेंट की, उनमें विकास और ह्रास कैसे होता है, ये जो है रेट सिंड्रोम जो है प्रभावित करता है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसको नॉट अदरवाइज स्पेसिफिक ऑटिज्म का अनिर्दिष्ट रूप है। ठीक है, जब बच्चा ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखाता है लेकिन किसी विशिष्ट नैदानिक मानदंड मतलब जो चेकलिस्ट है जिसमें उसको पूरा करना चाहिए जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि इसको ऑटिज्म है, को पूरा नहीं करता है। ठीक है, यानी कि वो मैच नहीं होता है, तो फिर आप ये बताएंगे कैसे कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है, तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी रख दी गई है। जब उसके कहते हैं तब उसे PDD NOS माना जाता है, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक तंत्रिका विकासात्मक स्थिति है जो सामान्यतः जीवन के पहले 3 वर्षों में प्रकट होती है और व्यक्ति की संप्रेषण क्षमता, संबंधों की समझ तथा दूसरों से जुड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल व्यू ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम देख लेंगे, बाकी बहुत ज्यादा डीप जो है वो केवल ऑटिज्म वाले बच्चे ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटिज्म को औपचारिक रूप से 20वीं शताब्दी तक मान्यता नहीं मिली थी, हालांकि इसके संभावित उदाहरण इससे पहले भी पाए जाते हैं। जीन रिटार्ड, ये तो बहुत पुराना एक आपका, मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत ये लंबी PDF हो जाएगी उस हिसाब से, और इतना डीप केवल EHD वाले बच्चों को ही पढ़ने की जरूरत है, आपको नहीं। वर्तमान में हेलर सिंड्रोम को चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर के समानार्थक के रूप में माना जाता है, जिसे कुछ लोग ऑटिज्म का एक प्रकार मानते हैं। ठीक है, किसके समानार्थक माना जाता है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर हेलर सिंड्रोम को। ठीक है, यूजीन ब्लूजर ने 1908 में गंभीर रूप से सामाजिक रूप से अलग थलग स्किज़ोफ्रेनिक रोगियों को संदर्भ में ऑटिज्म शब्द का प्रयोग किया। लियो केनर, एक नाम और नाम याद रखिएगा आप, लियो केनर का ऑटिज्म पर प्रसिद्ध लेख प्रारंभिक शिशु ऑटिज्म 1943 में प्रकाशित हुआ था, जो 11 बच्चों, उनमें 11 बच्चों में शामिल थे 8 लड़के और 3 लड़कियां, पर उनके अवलोकन पर आधारित था, जिसमें जीवन की शुरुआत से ही लोगों और परिस्थितियों से सामान्य रूप से जुड़ने में असमर्थता पाई गई। ठीक है, तो लियो केनर, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था, इनके नाम पे आप आगे भी पढ़ेंगे। जिस पहले मामले की रिपोर्ट की गई वह डोनाल्ड टी का था। ठीक है, डॉक्टर केनर ने उसके सामाजिक कार्यों की समस्याओं पर उसके पिता द्वारा तैयार 33 पृष्ठ की टाइप की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया था। हैंस स्पर्जर, ठीक है, एस्पर्जर सिंड्रोम आपने सुना होगा, अभी मैंने बताया। हैंस स्पर्जर ने 1944 में 400 से अधिक बच्चों में से 4 लड़कों का वर्णन किया जिनमें ऑटिस्टिक विशेषताएं थी।
लेकिन उनकी सीखने की क्षमता असाधारण थी, यानी कि जो नॉर्मल बच्चा सीख रहा है उससे भी अच्छा सीख रहे हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों को लिटिल प्रोफेसर्स कहा, हैंस एस्पर्जर्स ने। बहुत बेहतरीन काम अगर ऑटिज्म में किया है तो हैंस एस्पर्जर्स का नाम उसमें सबसे प्रमुख रूप से आता है। ठीक है, इसीलिए एस्पर्जर इनके नाम पे एक सिंड्रोम का नाम दे दिया गया। हैंस एस्पर्जर ने ऑटिज्म को उच्च कार्यशील व्यक्तित्व से जोड़ा। उनके एक मरीज ने, हैंस एस्पर्जर के एक मरीज ने खगोल विज्ञान में, एस्ट्रोनॉलॉजी में जो है प्रोफेसर बनकर साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, ठीक है। एस्पर्जर सिंड्रोम शब्द का प्रथम प्रयोग 1981 में लॉर्ना विंग द्वारा किया गया। कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि स्वयं हैंस एस्पर्जर भी इस सिंड्रोम से ग्रसित थे। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो स्वयं इस सिंड्रोम से ग्रसित थे या नहीं, लेकिन एस्पर्जर सिंड्रोम शब्द का प्रथम प्रयोग किसने 1981 में लॉर्ना विंग द्वारा किया गया। कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि स्वयं हैंस एस्पर्जर भी इस सिंड्रोम से ग्रसित थे। डीएसएम 1952 में प्रकाशित प्रथम संस्करण। आप जानते हैं कि डीएसएम जो है रिपोर्ट देती है, जो है ये डायग्नोस्टिक करती है तमाम प्रकार के आपके जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे लर्निंग डिसऑर्डर्स हो गए, मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें डीएसएम-4 और तमाम जो चीज़ें हैं जिनमें डीएसएम का नाम देखने पड़ता है। इसका लेटेस्ट रूप जो है डीएसएम-5 2013 में देखने को मिला है, 5वां संस्करण। ये सोसाइटी है जो अध्ययन करती है आपके जो है विकारों पे और डिसेबिलिटी पे। इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब इसका प्रथम प्रकाशित रूप हुआ था प्रथम संस्करण में 1952 में, तो इसमें ऑटिज्म से संबंधित लक्षणों को बाल्यावस्था का स्किज़ोफ्रेनिया कहा गया। ठीक है, 1954 में ऑस्ट्रेलिया के वेना शहर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंड्रिया रेट सिंड्रोम आपने सुना, तो यहाँ पे आप नाम देख लीजिए। रेट सिंड्रोम का नाम किस पे आया है? डॉक्टर एंड्रिया रेट्स ने 2 बालिकाओं में समान प्रकार की दोहरावदार हाथ धोने जैसी गतियां देखी, यानी कि दोनों बालिकाएं हाथ धो रही हैं तो लेकिन वो गतियां जो कर रही हैं हाथ धोने की वो समान है, और उनके विकासात्मक इतिहास की तुलना की, यानी कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री कैसे इन लोगों का दोनों का विकास हुआ है उसकी तुलना की। तो डॉक्टर रेट्स ने समान व्यवहार वाली 6 अन्य बालिकाओं को भी पहचाना। एक फिल्म बनाई गई और 1966 में जर्मन चिकित्सक पत्रिकाओं में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए। 1959 में ब्रूनो बेल्टाइम ने जोई द मैकेनिकल बॉय नामक 9 वर्षीय बालक पर एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें आर्टिकल को व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचाया। तो ये आपकी क्लास काफ़ी लंबी भी हो सकती है। मेरी कोशिश तो यही थी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जोड़ा जाए, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेता हूँ ना। हिस्ट्री ऑफ पीडीडी रिकॉग्नाइजेशन एंड डीएसएम, वही चीज़ जो एएसडी वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, जिन लोगों ने एएसडी से किया हुआ है। ठीक है, ऑटिज्म से प्रभावित मस्तिष्क के भाग, ये आप देख सकते हैं आपके कौन कौन से भाग प्रभावित होते हैं, जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है और एमिगडाला होता है, बेसल गैंग्लिया होता है, कार्पस कोलोसियम होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, ब्रेन स्टेम जो है, ये भाग होते हैं मस्तिष्क के, जिसमें सेरेब्रम होता है, यह मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है, या मोटर गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। मोटर गतिविधियां यानी कि आपके चलने फिरने की जो गतिविधियां हैं, संतुलन, शरीर की गतियां, समन्वयन और बोलने में प्रयुक्त मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। रिस्क फैक्टर क्या है? लगभग 59 में से एक बच्चे में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी पाया गया, जो सीडीसी अनुमान के अनुसार है। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, ऑटिज्म के संकेत, जैसे मैंने आपको जो पीपीटी दिखाई थी उसमें क्लियर कर दिया था। संप्रेषण में बाधा, शाब्दिक संप्रेषण में कठिनाई, अनुपयुक्त चेहरे का भाव, इनअप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन देता है, इशारों का सामान्य प्रयोग, आंखों से संपर्क की कमी, अजीब या सामान्य शारीरिक मुद्राएं, तो ये चीज़ होती है। आवाज़ का अजीब पिच या उतार चढ़ाव, सामान्य से तेज या धीमी बोलने की गति, असमान्य लय या जोर, दोहरापूर्ण और विशिष्ट प्रकार की बोलने की शैली, कोकेलिया यानी दूसरों की बातों को तुरंत या देर से शब्द सा दोहराना। ठीक है, दोहराना जो रिपीटेटिव बिहेवियर कहते हैं उसको, जो है अगर वो दोहरा रहा है तो वो कोकोलिया होता है, ये एक स्पीच डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको उसमें पीपीटी वाली पीडीएफ में बता दी है, ये थोड़ी डीप है इसलिए आप इसको जो है देख लीजिए, ताकि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि कुछ छूट रहा है। सोशलाइजेशन इम्पेयरमेंट क्या है,
तो मैंने बताया था कि कौन से एरियाज इफेक्ट होते हैं, उनमें सोशलाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो वैसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो है, फिर भी आप देख लीजिएगा, है ना। अनयूजुअल बिहेवियर जैसे पीका। पीका एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति बार बार ऐसी चीजें खाता है जो भोजन नहीं होती। प्लास्टिक खा रहे हैं, ठीक है, जैसे पेन है, पेन की कैप आपने बहुत लोगों को देखा हुआ खाता हुआ, अगर वो अनयूजुअल नहीं है, मतलब कि वो कभी कभी ऐसा कर रहा है तो चल जाता है, लेकिन उसका अब आदत पड़ गई वो प्लास्टिक खाने की, तो ये अनयूजुअल बिहेवियर हो गया, इसको कहते हैं पीका। रुचियों का सीमित दायरा या किसी एक अन्य वस्तु में अत्यधिक गैर कार्यात्मक दिनचर्या का कठोर पालन, वस्तुओं के हिस्सों में अत्यधिक रुचि, समानता पर जोर और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, ये मैंने बताया आपको। कॉग्निटिव सेंसर एंड बिहेवियरल डिफिकल्टी जो ऑटिज्म में कौन सी होती हैं? कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, बिहेवियरल यानी व्यवहारात्मक, और सेंसरी यानी कि इंद्रियों वाली, आँख कान नाक मुंह त्वचा वाली जो डिफिकल्टी जो होती है वो कौन सी होती हैं, आप ये देख सकते हैं। प्रासंगिक संकेतों और सूचनाओं पर ध्यान देने में कठिनाई, ठीक है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। अवधारणा निर्माण और अमूर्त तर्क में कठिनाई, योजना बनाने, व्यवस्थित करने और समस्या हल करने में असमर्थता, चिंता, स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थता। तो अभी ये पीडीएफ जो है आदि भी नहीं हुई है, थ्योरी ऑफ माइंड, इसीलिए मैंने इस पूरी पीडीएफ को रीड करके वो तो जो शुरुआत में आपको पढ़ा दिया था वो एक तरीके से ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मैंने दे दिया था, तो इससे कि आपको जो है ऑटिज्म से क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है, और ना ही छूटेगा इसमें। लेकिन फिर भी बहुत डीप भी पढ़ने की ज़रूरत है, तो क्योंकि ये टायर 2 पहला ऐसा एग्जाम है KVS का जिसमें कि जो है पूरी तरीके से डिसेबिलिटी जो है देखने को मिल सकती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी अच्छे से डीप से देखने को मिल सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। ये क्योंकि पहली बार ही बनाई गई CBSE भी इस प्रकार के एग्जाम को, तो डीप भी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ओवरव्यू लेके ही जो है संतुष्ट हो जाएं और ये समझें कि हमारा जो है ID है या चाहिए तो ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। स्क्रीनिंग टूल्स फॉर ऑटिज्म, ये पार्ट छूट गया था आपका, कौन कौन से स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं इनको आप एक बार देख लीजिए। ईसा होता है सबसे मेन इम्पोर्टेंट, ईसा की डेफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। आय जो होती है वो 3 वर्ष से वयस्क, समय 60 से 90 मिनट में ये जब टेस्ट लेते हैं तो ये पूरा होता है। और NIMH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप ने इसको डिजाइन किया था, और नेशनल ट्रस्ट MSJ यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके द्वारा ये स्वीकृत है। MCHAT होता है मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स, ये जो मैं डेफिनेशन बोलता जा रहा हूँ पॉज करके अगर चाहें तो इसकी जो है लिख भी सकते हैं। ऑटिज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर्म E2 चेकलिस्ट, इसकी आयु जो होती है वो 3 से 5 वर्ष होती है। ऑटिज्म इन टॉडलर्स के लिए चेकलिस्ट होती है चैट, आपको एक एक दो जरूर याद रखनी है, ठीक है, ताकि आप ये देखेंगे जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएगा, अगर ऑटिज्म से कहीं भी आ भी जाता है, ऑटिज्म से 4 नंबर का क्वेश्चन कोई, तो आप उसको फ्रेम अच्छे से कर सकें। जब आपको 2-3 स्क्रीनिंग टूल्स के नाम अच्छे से याद होंगे तो आप उनको एक्सप्लेन जब करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ज़्यादा मार्क्स लेने पे पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपके स्क्रीनिंग टूल्स हैं जिस भी डिसेबिलिटी के हैं, तो उनमें 2-3 आप जरूर इम्पोर्टेंट हर डिसेबिलिटीज़ के याद करके चलिएगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो है उसमें ऑब्जेक्टिव में नहीं डालता है तो आप उसको डिस्क्रिप्टिव में खुद से डाल सको, ठीक है। और चंडीगढ़ ऑटिज्म स्क्रीनिंग इंस्टीट्यूट CAST, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? अभी हमने स्क्रीनिंग टूल्स पढ़ा था, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक में अंतर क्या होता है? जब स्क्रीनिंग होती है वो ओवरऑल पॉपुलेशन पे होती है, यानी क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों पर आपने स्क्रीनिंग करा, ठीक है, यानी 60 बच्चों को आपने पहचानने के लिए देखा कि इनमें किन बच्चों पे जो है ऑटिज्म हो सकता है। अब उनमें से 4-5 बच्चे सस्पेक्ट लगे जिनमें ऑटिज्म हो सकता है, तो उनके लिए डायग्नोस होता है, फिर उनको कहते हैं डायग्नोस्टिक टूल्स। तो उनके क्राइटेरिया कौन से और टूल्स कौन से हैं? डायग्नोस्टिक जो है क्राइटेरिया एंड टूल्स ऑफ ऑटिज्म। तो अभी आपने ईसा पढ़ा था, यहाँ पे कार्स देखेंगे, ऑटिज्म डायग्नोसिस इंटरव्यू जो है रिवाइज ADRI, ऑटिज्म डायग्नोसिस ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जनरल ADOSI, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि ऑटिज्म के टूल्स कौन कौन से होते हैं, तो लगभग से नाम ले लेते हैं 2, ईसा, एक कार्स।
डिफरेंस क्या है, ईसा जो है वो स्क्रीनिंग टूल है और कार्स क्या है, डायग्नोस्टिक टूल है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग सेकंड जो एडिशन है वो गिलियम ऑटिज्म रेटिंग स्किल्स, गार्स का आप फुल फॉर्म से याद कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वेनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और ऑफ डिसीज ICD-10, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज ICD-11 और इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म ईसा, ठीक है। तो ईसा भी आपका डायग्नोस्टिक जो है कौन सा, ये दोबारा आ गई क्या, ठीक है। तो मेनली जो दो चीज़ें याद रखनी है आपको कि जो ईसा है वो स्क्रीनिंग टूल है, कार्स जो है वो डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड ASD ऑफ ऑटिज्म ये दोबारा से आ रहा है, तो आप उसको यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें रिपीट हुई, जैसे स्क्रीनिंग टूल्स का 1-2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कंटिन्यू, ठीक है। आपको डायग्नोसिस नहीं करना है, ये साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। आपको पहचानना है कि इस बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है, तो वो जो ऑटिज्म को पहचानना ही आपका कार्य होता है और आप उसको रेफर भी उसी हिसाब से करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अर्ली इंटरवेंशन के लिए क्या जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन। आप जितनी जल्दी शीघ्र बच्चे की डिसेबिलिटी को पहचान सकते हैं उतनी जल्दी उसको रेफर किया जा सकता है संबंधित विशेषज्ञ के पास, और फिर संबंधित विशेषज्ञ उसमें इंटरवेंशन चालू करेंगे कि उसमें क्या करना है, फिर IEP प्लान करेंगे। IEP प्लान करने का काम आपका रहेगा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, जिसमें आप तमाम प्रकार के विशेषज्ञों को उस प्लान में शामिल करेंगे, जिसमें माता पिता भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट भी होंगे, और एक कंप्रेहेंसिव प्लान बनाते हैं बच्चे के लिए, व्यापक प्लान बनाते हैं जो कि उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स यानी कि डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको प्रभावित न करे, और जितनी सीवियरिटी ऑटिज्म की आने वाली है उसकी रोकथाम हो जाए, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ऑटिज्म कभी भी पूरी तरीके से जो है जा नहीं सकता, इट्स ए लाइफ लॉन्ग कंडीशन, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसकी तीव्रता को जरूर आप रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। सीवियरिटी लेवल कौन से होते हैं आपके, सोशल कम्युनिकेशन, यहाँ पे मैंने 3 लेवल रखे हैं आपके, लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1, ठीक है। तो लेवल 1 कौन सा होता है आपका, जो रिक्वायरिंग सपोर्ट, और लेवल 2 रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट यानी कि ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, लेवल 3 रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, तो इसमें और ज़्यादा जो है आपकी ज़रूरत होती है। सीवियर डेफिसिट इन वर्बल एंड नॉन वर्बल सोशल कम्युनिकेशन, ये लेवल 3 की है। वेरी लिमिटेड इनिशिएशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड मिनिमल रिस्पॉन्स टू अदर्स, और ये आपका इसमें बिहेवियर कैसा दिखाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेड बिहेवियर कैसा होगा, एक्सट्रीम इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर, वेरी ग्रेट डिफिकल्टी कोपिंग विद चेंज, रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेड बिहेवियर, मार्क्डली इंटरफेयर विद फंक्शनिंग इन ऑल एरियाज, रिमूवल ऑफ रेट सिंड्रोम फ्रॉम DSM-5, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक बाधा जो निम्न में से कम 2 द्वारा प्रकट होती है। अच्छा, यानी कि जब आप स्क्रीन टूल लेते हैं तो उसमें आंख संपर्क, चेहरे और भाव, शारीरिक मुद्राएं और सामाजिक अंतःक्रिया को नियंत्रित करने वाले इशारे जैसे अनेक अशाब्दिक व्यवहारों को प्रयोग में स्पष्ट कमी, इन 2 अगर आपको लक्षण दिख जाएं, ठीक है, निम्न में से, तो फिर बच्चे को देखते हैं कि वो ऑटिस्टिक हो सकता है। एक अगर मान लो ये दिख गया, फिर दूसरा दिख गया, आपको विकासात्मक स्तर के अनुरूप सहपाठी संबंध विकसित करने में असफलता, तो ये 2 आपको लक्षण दिख जाते हैं, तो ये एक तरीके से आप स्क्रीनिंग टूल में इसको मार्क कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। संप्रेषण में गुणात्मक बाधा जो निम्न में से कम 1 द्वारा प्रकट होती है, ठीक है। ये चीज़ें ये आप सबको पढ़ लेनी है कि जो लक्षण दिखेंगे ये आप पहचान कैसे करेंगे, जब 2 लक्षण आपको सोशल जो है इंटरेक्शन में दिखे, इनमें से जो चेक लिस्ट है, ठीक है, इनमें से 2 लक्षण आपको सोशल में दिख गए। संप्रेषण में गुणात्मक बाधा जो निम्न में से कम 1 द्वारा प्रकट होती है, और ये लक्षण जो है संप्रेषण वाली, कम्युनिकेशन वाली, इनमें से कोई एक लक्षण आपको प्रकट हो जाता है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। और आपका फिर आएगा आपका व्यवहार, रुचियों और गतिविधियों के प्रतिबंधित दोहराव वाले और रूढ़िबद्ध पैटर्न जो निम्न में से कम 1 द्वारा प्रकट होते हैं, जैसे कि
एक आ गया आपका असामान्य तीव्रता या फोकस के साथ एक से अधिक रूढ़बद्ध और सीमित रुचियों में अत्यधिक व्यस्तता, यानी कि वही जो टक टक करने वाली बात, यानी कि खटखटाने वाली बात जो होती है, एक लक्षण ये मिल गया। तो आप यहाँ पे श्योर हो सकते हैं कि ये बच्चा अगर लगातार जो कर रहा है इन चीज़ों को और असामान्य व्यवहार है तो वो ऑटिस्टिक हो सकता है। फिर आप उसको डायग्नोसिस के लिए भेज देंगे साइकेट्रिक के पास, ठीक है। 3 वर्ष की आयु से पहले निम्न क्षेत्रों में कम से कम एक में विलंब या असमान कार्यप्रणाली, जिनमें सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक संप्रेषण में प्रयुक्त भाषा या प्रतीकात्मक या काल्पनिक खेल। एस्पर्जर सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में जो है पढ़ें। तो एस्पर्जर सिंड्रोम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक भाग है जो इसे ऑटिज्म का माइल्ड रूप या हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म माना जाता है, तो बताया ही था अभी, ठीक है। तो ये थे आज के ऑटिस्टिक की क्लास। अगर आपको पार्ट 2 इसका चाहिए तो ठीक है, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन आप बताइए कमेंट में आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो, नहीं तो फिर जो है आगे बाकी डिसेबिलिटीज हैं उनको कवर कर लेते हैं क्योंकि टाइम आपका कम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।